वो औरत हमारे गांव की सबसे ज्यादा बदनाम औरत थी। अगर किसी गली से भी गुजर जाती तो लोग उस गली को धोना शुरू कर देते थे। अगर किसी के घर बच्चा होता तो 2 लोग घर के बाहर खड़े हो जाते कि वो औरत इस घर के बाहर से ना गुजरे, नहीं तो बच्चे को भी कुछ हो जाएगा। पर अजीब बात थी कि उसे कोई जान से भी ना मारता था, जबकि उससे इतनी ज्यादा नफरत की जाती थी जितनी उस गांव में किसी ऐसे जानवर से भी नहीं की जाती थी, जो अगर आपको काट देता तो आप पागल हो जाएं। मैं बहुत छोटी सी थी जब से उसके किस्से और कहानियां सुनती आ रही थी। वो इसी गांव में रहती थी, लेकिन अब मेरी उम्र 17 साल हो गई थी और ये औरत शायद 30 या 35 साल की होगी। एक दिन मैंने उसे दूर से देखा, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद सारा गांव उसकी खूबसूरती से जलता है, क्योंकि इस गांव में उस जैसी खूबसूरत और कोई भी नहीं थी। ऐसे लोग तो शहरों में भी नहीं पाए जाते, जो दिन रात अपने ऊपर पैसे खर्च करके अपने हुस्न में 4 चांद लगा सकते हैं। वो इस गांव के तंग माहौल और इतनी सारी नफरत के अंदर रहकर भी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती थी? उसके चेहरे पर इतनी कशिश क्यों थी? लोग कहते थे कि ये सही चरित्र की औरत नहीं है। लोगों ने उसके हाथ में कई बच्चे भी देखे थे, जबकि ये तो शादीशुदा ही नहीं थी। उसका नाम न जाने क्या था, लेकिन लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारा करते थे। कोई उसको कहता था कि मनहूस है, तो कोई कहता था कलमुही है, और कोई कहता था कि करमजली है। लेकिन सुनने में आया था कि शायद उसका नाम सुगना था। इंसान की फितरत है कि जिस चीज के बारे में उसको रोक दिया जाता है, वो उसी चीज के बारे में जानने के लिए बेताब रहता है। मेरी फितरत भी ऐसी ही थी। मैं उस औरत की कहानी जानना चाहती थी। ये उस गांव में बने हुए एक छोटे से घर में रहती थी, जो उसका अपना घर नहीं था, लेकिन सुना था कि उस घर में किसी भूत प्रेत का साया था, इसलिए वहां पर कोई भी नहीं रहता था, पर ये वहीं पर रहती थी। इस घर से तो लोग इतना डरते थे कि उसका अपना मालिक भी कभी वहां नहीं आता था और उसे बेचने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाता था। वैसे भी इस घर को किसने खरीदना था? वहां पर सामान भी पड़ा हुआ था, लेकिन किसी चोर में भी इतनी हिम्मत ना होती थी कि वहां जाकर सामान ही चोरी कर लेता। अक्सर गांव में ये औरत नजर आती रहती थी, और जब भी नजर आती तो उसके बारे में जानने के लिए मैं उत्सुक हो जाती थी। फिर एक दिन गांव में ये खबर फैलने लगी कि वो गांव की जवान लड़कियों को कोई कागज पकड़ा रही है। पर ये एक कागज नहीं है, बल्कि 3-4 कागजों पर लिखी एक लंबी सी तहरीर है, जिसको उन लड़कियों तक किसी तरह पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जिनकी जल्द ही शादी होने वाली है। ये बात बड़ी अजीब थी। हमारे गांव में तो वैसे ही अजीबो गरीब किस्म की रस्मो रिवाज पर यकीन किया जाता था, और लोगों में कोई इतनी अकल भी नहीं थी। मैं भी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन पढ़ने लिखने से शऊर नहीं आता, ये तो तजुर्बे और हालात को देखने से आता है। मुझे कम से कम इतना तो पता था कि उस औरत के बारे में इतनी बातें की जाती हैं, वो सारी की सारी सच नहीं हो सकती। जाने वो कागज पर लिख कर क्या बांट रही थी, और वो भी सिर्फ उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी होने वाली थी। मेरी एक दोस्त भी थी जिसकी शादी 2 हफ्ते बाद थी। मैंने कहा, क्या तुम्हें भी वो कागज मिला है? उसने कहा कि मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती, और अब अगर मुझे कोई मजबूरी भी हुई तो मैं तब भी नहीं निकलूंगी। क्योंकि तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा कि अगर तुम्हें वो कागज मिले तो मुझे भी बताना, मैं देखना चाहती हूँ कि उस पर क्या लिखा होगा। मेरी दोस्त ने कहा कि इस तरह की बातें अपने दिमाग से निकाल दो, और जहां तक मुझे लगता है उस कागज पर कोई अच्छी बात नहीं लिखी होगी। माँ कह रही थी कि वो उसके ऊपर कोई उल्टी सीधी बातें लिखकर इस गांव की लड़कियों को अपने जैसा बनाना चाहती है, तो जाहिर है उसमें कोई उल्टे सीधे मशवरे ही लिखे होंगे। जिस लड़की को कागज मिला था उसने तो उसे जला दिया, और मैं तो बाहर जाने ही नहीं वाली थी। मैंने कहा कि तुम कितनी डरपोक हो, वो कागज है कोई काले जादुई मंत्रों से पड़ी हुई बबूती नहीं है। वो कहने लगी कि नहीं, लोग कह रहे हैं कि वो बबूती भी हो सकती है। ये सारा गांव उससे नफरत करता है, बदले में वो इस गांव से मोहब्बत नहीं करती होगी। हो सकता है हमारा घर बर्बाद करने के लिए हम पर जादू कर रही हो। ऊपर से वो उस घर में रहती है जिस घर में भूत प्रेत हैं। हो सकता है उसने किसी भूत से दोस्ती कर ली हो, और भूत से दोस्ती करके वो ये सब कर रही हो। मैंने कहा कि तुम भी कितनी बेवकूफ हो। अगर किसी ने तुम पर जादू ही करवाना है तो क्या तुम्हारे सामने ही तुम पर जादू करना शुरू कर देगा? अगर उसने ऐसा ही करना होता तो वो तुम लोगों को वो कागज हाथ में नहीं पकड़ाती। इस गांव के लोगों को अकल बांटने का मतलब था अपनी अकल निकाल कर कूड़े में फेंक देना, क्योंकि ये लोग किसी भी बात को समझते ही नहीं थे। लोग कहते थे कि उन्होंने उसकी गोद में बच्चा देखा था जिसको उठाई फिर रही थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो बच्चा उसके पास नहीं था। फिर लोगों ने उसके पास कोई और बच्चा भी देखा, लेकिन वो भी कुछ समय के बाद उसकी गोद में नहीं था। कहते थे कि ये एक नाजायज संबंध कायम करके बच्चे पैदा कर लेती है
और फिर शायद उनको बेच देती है, वरना बच्चे कहाँ चले जाते हैं। मतलब उस सुगना नाम की औरत के बारे में आपको गांव में सुनने के लिए कोई अच्छी बात मिल ही नहीं सकती थी। एक दिन मेरे घर में मेरी शादी की बात होने लगी। मेरी माँ ने कहा कि अगले साल के पहले महीने में तूने 18 साल का हो जाना है, इसलिए हम तेरी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। आजकल कोई रिश्ता तलाश कर रहे हैं तो पहले बता रही हूँ, ताकि तुम अपना दिमाग बना लो। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस गांव में जब लड़की 18 साल की हो जाती थी तो उसकी शादी करवा दी जाती थी। 18 साल से पहले की उम्र में भी शादी करवाई जा सकती थी, लेकिन 18 साल की लड़की हो गई तो मतलब उसकी शादी ही होगी, और अगर नहीं होगी तो सारा गांव उसके खिलाफ बातें करेगा, और अगर ज्यादा ही देर कर दी तो बहुत सारे लोगों को लेकर घर भी आ जाएंगे। ये क्या मसला है, क्यों शादी नहीं करते हो? उनका कहना था कि औरत की शादी वक्त पर न की जाए तो वो इस समाज में बिगाड़ का कारण बनती है। वो ये भी कहते थे कि सुगना की शादी देर से करवाई गई थी, इसलिए वो इन रास्तों पर लग गई, और वो शादीशुदा नहीं, इसलिए तो वो सारे उल्टे सीधे काम करती है। ये तो मेरी माँ थी जिसने मुझे बता दिया कि वो मेरे लिए कोई रिश्ता तलाश कर रही है, तो मैं दिमागी तौर पर अपने आप को तैयार कर लूं। वरना यहाँ पर तो लड़कियां सुबह घर के काम कर रही होती थी और शाम को कहा जाता था कि ये लो लाल जोड़ा और तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है। खैर मेरे पास बोलने का हक तो था, लेकिन बोलने का कोई फायदा होने वाला नहीं था, इसलिए मैंने भी इस विषय पर दोबारा कोई बात नहीं की। जो सबके साथ होता रहा था मेरे साथ भी वही होना था। फिर मैं विरोध करके क्यों अपना वक्त बर्बाद करती और अपने माँ बाप की आंखों से गिर भी जाती। वो कहते हैं कि पता नहीं ये किस पर चली गई है, कि सारी बात मेरी पढ़ाई पर आ जाती। एक दिन मैं अपनी दोस्त के घर जा रही थी जब रास्ते में बारिश आ गई और मैं एक छप्पर के नीचे खड़ी हो गई। यहाँ पर पहले किसी औरत ने तंदूर बना रखा था, उसी ने ये नाजुक सी छत बनाई हुई थी। मैं वहीं पर खड़ी थी जब सुगना भी वहां आकर खड़ी हो गई। वो भी बारिश से बचने के लिए यहाँ पर आ गई थी। उसने एक नजर मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं भी उसे देखकर मुस्कुराई, पर मेरी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे कोई फिक्र में जबरदस्ती मुस्कुराता है। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर किसी ने मुझे उसके साथ खड़े हुए देख लिया तो बहुत बातें बन जाएगी, पर इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जा सकती थी। फिर सोचा कि बारिश है तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा बुखार हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो कुछ और ही हो जाएगा। मैं वहां से जाने लगी कि मिट्टी की वजह से मेरा पाँव फिसलने लगा। सुगना ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम ठीक तो हो? शुक्र है राम जी ने बचा लिया। मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं वापस छत के नीचे आ गई। मैंने कहा, शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। उसने मुझे देखा और मेरे कपड़ों पर जो थोड़े नीचे जमीन पर लग गए थे उसके ऊपर से मिट्टी साफ करने लगी। उसने कहा कि बेटा ऊपर वाला खैर करे, कुछ देर यहीं पर खड़ी रहो, कुछ नहीं होता, बारिश रुक जाएगी तो चली जाना। मैंने कहा कि शुक्रिया आपका, आपने मेरी मदद की। उसने कहा कि तुम पहली लड़की हो जो मेरा शुक्रिया कर रही हो, मेरे बारे में जानती तो होगी। मैंने कहा कि जी, आपके बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपके बारे में कौन नहीं जानता? उसने कहा कि हाँ, मशहूर होना हर किसी का ख्वाब होता है। हर कोई दिल ही दिल में यही चाहता है कि वो मशहूर हो जाए। कुछ लोग किसी अच्छे हवाले से मशहूर होना चाहते हैं और कुछ लोग किसी बुरे हवाले से, लेकिन सभी मशहूर होना चाहते हैं। और देखो मैं कितनी ज्यादा मशहूर हूँ, लेकिन सिर्फ बुरे हवाले से ही। वो कहते हैं ना कि जिक्र तो होता है लेकिन जिक्र अच्छा नहीं होता। अपनी बात करके वो खुद ही हंसने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की कशिश थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसने मेरी मदद की। वो बोलते हुए बार बार राम जी का नाम ले रही थी। कहते हैं कि अगर इंसान कोई बहुत ही ज्यादा बुरा काम करता है और बुराई की दलदल में गिर जाता है तो उसको इतना होश होता ही नहीं है कि उसकी जुबान पर उस ईश्वर का नाम आ जाए। लेकिन उस औरत को देखकर तो ऐसा लगता था कि जैसे कि उसकी जुबान पर सिर्फ ऊपर वाले का नाम ही नहीं, उस पर राम जी की कोई खास कृपा भी थी। मुझे उसके पास खड़े होकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, अजीब नहीं लग रहा था। मैं अगर डर रही थी तो सिर्फ गांव वालों की वजह से। मैंने सोचा कि ये मौका अच्छा है, आसपास तो कोई था ही नहीं। मैंने कहा कि आप आजकल एक कागज बांटती फिर रही हैं, बुरा ना मनाए तो मैं पूछ सकती हूँ उसमें क्या लिखा होता है? उसने कहा कि तुम्हारी शादी होने वाली है क्या? मैंने कहा कि हाँ, यही समझ ले। मुझे एक हफ्ते पहले माँ ने बताया था कि वो मेरे लिए कोई रिश्ता तलाश कर रही है। उसने कहा कि फिर तुम्हें भी वो कागज जरूर दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, बाद में दे दूंगी। उसने कहा कि तुम्हें अजीब नहीं लगता अपनी जुबान से मुझसे कोई चीज मांगते हुए, जबकि लोग तो मुझे देखते ही मेरे साय से भी दूर भाग जाते हैं। मैंने कहा कि अब मैं आपको कैसे समझाऊं, बस मैं आपको देखती हूँ तो मेरे दिल में हजारों सवाल उठने लगते हैं। आपके माँ बाप कहाँ हैं? आपकी शादी हुई? आपका पति कहाँ है? और गांव वालों ने आपकी गोद में बच्चे भी देखे थे, वो बच्चे किसके थे?
उसने कहा कि मैं यहाँ खड़ी होकर तुमको सब कुछ नहीं बता सकती हूँ, पर किसी दिन जरूर बताऊंगी, बारिश रुक जाए तो। जाओ जहाँ भी जा रही थी, और मैं भी चलती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है। मैं उसे ये कहना चाहती थी कि आपसे मिलकर और आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन फिर सोचा कि सारा गांव जिस तरह से इसे दुत्कारता है, उस तरह से तो इसे मेरे ये शब्द मजाक लगेंगे। उसे लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। वो मुझे प्रणाम करके वहां से चली गई। घर गई तो मेरे रिश्ते की बात पक्की हो चुकी थी, और तारीख भी। मुझे पता था कि अब ये दिन भी इसी तरह गुजर जाएंगे और मेरी शादी हो जाएगी। बस मेरी शादी करवा रहे हैं, मुझ पर हजारों जिम्मेदारियां आ जाएंगी जिनके संभालने के मैं काबिल भी नहीं। पता नहीं कौन लोग होंगे, कैसे होंगे। मेरी माँ ने पहले मेरी एक बहन की शादी की थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो तो बस इस गांव में 3 साल तक ही आती रही थी, और जब भी आती थी उसकी गोद में नया बच्चा होता था तो बच्चों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अपने लिए कुछ भी नहीं करती थी, उसका सारा हुस्न खराब हो गया था। बच्चों के पीछे ही पड़ी रहती थी। वो पहले वाली बहन लगती ही नहीं थी। मैं उसे समझाती कि अपना ख्याल रखोगी तो इनका ख्याल रखने के काबिल रहोगी, लेकिन उसके पास अपना ख्याल रखने का भी वक्त नहीं होता था। इस गांव की औरतों से ज्यादा इस गांव के मर्द अनपढ़ थे, इसलिए ये मुझे ये पता था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शादी का मतलब यही है कि मेरी जिंदगी में जो थोड़ी बहुत खुशी थी वो मैं अपनी मर्जी से किसी दोस्त के घर चली जाती, अब वहां भी नहीं जा पाऊंगी। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। जब मुझे वो खत मिल गया, पहले तो मुझे लगा कि शायद मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझ तक कैसे पहुंचेगा। लेकिन मैं हैरान रह गई जब वो कागज मेरे कमरे में ही मौजूद था। मेरे कमरे के बाहर खिड़की थी जो गली में खुलती थी। शायद वहीं से उसने अंदर फेंक दिया था, क्योंकि वो उसी खिड़की के आगे पड़ा हुआ था। मैं खुश भी बहुत हो रही थी, क्योंकि मेरी उत्सुकता को सुकून मिलने वाला था, और घबरा भी रही थी कि कहीं कोई देख न ले, क्योंकि अभी तक जितनी भी लड़कियों को ये खत मिला था उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। किसी ने उठाया ही नहीं था, तो किसी के माँ बाप ने देख के फाड़ दिया, और किसी ने उसको जलते हुए चूल्हे में डाल दिया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और उसको लेकर अपने बिस्तर में बैठ गई। वैसे ही सुबह का वक्त था और मेरी माँ भी इस वक्त उठती नहीं थी। बाबा तो सुबह सुबह ही काम पर चले जाते थे। अंदर आ भी जाती तो मैं कह देती कि मैं कपड़े बदल रही थी। फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने देखा ये 3-4 कागज थे जिसके ऊपर एक पूरी तहरीर लिखी हुई थी, और ये लिखाई उसी औरत की लग रही थी, क्योंकि उसने अपने हाथ से लिखा था, जिसका मतलब कि वो पढ़ी लिखी थी। मैं बैठकर वो तहरीर पढ़ने लगी, और जैसे जैसे मैं पढ़ रही थी मैं हैरान हो रही थी। उसमें इस किस्म की बातें लिखी हुई थी जो वाकई एक जवान लड़कियों को नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन वो एक जवान लड़की के लिए जानना बहुत जरूरी भी थी। अब मुझे समझ आया कि किसी ने क्यों अपनी बेटियों को ये सब कुछ पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वो यही समझते हैं कि ये औरत हमारी बेटियों को खराब करना चाहती है। जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही थी मैं हैरान होती जा रही थी। मैंने ये तहरीर पढ़ ली थी और इसको संभाल कर एक तरफ रख दिया। पूरा दिन मैं उसके बारे में सोचती रही। मुझे घर से बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे जाना जरूरी था। उसके बाद मैंने मौका देख लिया और मैं घर से बाहर चली गई। मैंने अपनी माँ को कहा कि दोस्त के घर जा रही हूँ, और दोस्त को जाकर कहा कि अगर माँ इधर आए तो कहना कि वो बाजार चली गई, या कह देना कि वो किसी दोस्त के घर चली गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। उसने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा कि बाद में बताऊंगी। मैं उस घर की तरफ जा रही थी जहाँ वो औरत रहती थी। मुझे भी उस घर से डर लगता था। मेरा अंदर जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन जब मैं वहां पहुंच गई तो मैंने कुंडी भी नहीं खड़काई। मैंने दरवाजे के ऊपर दूर से पत्थर मारा, क्योंकि मैं घर के पास भी नहीं जाना चाहती थी। उसने दरवाजा खोला और आसपास देखकर दरवाजा बंद करके वापस अंदर ही जाने लगी, तो उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। मैं पेड़ के पीछे खड़ी थी। उसने मुझे पहचान लिया और मुझे करीब आने का इशारा किया, तो मैंने ना में सर हिला दिया। वो मुस्कुरा दी। फिर उसने कहा कि मैं ही आ रही हूँ। वो मेरे पास आई और हम लोग उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। हम लोग यहाँ बैठे हुए किसी को भी नजर नहीं आ रहे थे। उसने नमस्कार किया। मैंने जवाब दिया। वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि अगर मेरी बड़ी बहन होती तो शायद ऐसी ही होती, इसी उम्र की और इसी तरह की बातें करती थी। कहने लगी कि लगता है तुमको कागज मिल गया था। मैंने कहा कि जी मिल गया था और पढ़ लिया, और अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये सब कुछ क्यों लिखा था। आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? आपको पता है कि ये सब कुछ करके भी किसी का फायदा नहीं होने वाला है। उसने कहा कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी ये सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि नहीं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो दूसरों के साथ भी हो। मैंने कहा कि आपके साथ क्या हुआ था, मुझे बताएं, मैं आपकी कहानी सुनना चाहती हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम इतनी दूर से यहाँ तक आई हो और तुम अंदर भी नहीं आई। इस बात पर वो हंसने लगी और मैं भी हंस पड़ी। मैंने कहा कि मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता है। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन क्या तुम कुछ खाना चाहोगी?
मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। वो कहने लगी कि फिक्र नहीं करो, गंदे तरीके से कमाए गए पैसों की चीज नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, मैंने वाकई में कुछ नहीं खाना। आप मुझे जल्दी जल्दी अपनी कहानी सुना दे, क्योंकि मुझे यहाँ से वापस भी जाना है। उसने कहा कि मैं भी इसी गांव में रहती थी, और जो भी अभी इस गांव के हालात हैं, आज से 15 साल पहले इससे भी ज्यादा बुरे थे। मुझे भी एक दिन ये बता दिया गया था कि तुम्हारी शादी है। मुझे लड़के की तस्वीर भी नहीं दिखाई गई थी, न उसके बारे में बताया गया था। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए जानती थी कि ये सब मेरा हक है, लेकिन मुझे मेरा हक नहीं दिया गया। फिर भी खामोश हो गई और सोचा कि शायद मेरी किस्मत अच्छी होगी। मेरी शादी की बात होने से लेकर शादी होने तक मेरे साथ हर नाइंसाफी हुई जो एक औरत के साथ की जा सकती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि ईश्वर ने हमें इंसाफ तो दे दिया, लेकिन हमारे समाज के मर्द और उनके साथ मिली हुई वो औरतें जो दूसरी औरतों को उनके हक नहीं देती, उन्होंने हमारे हक भी जब्त कर लिए। यहाँ तक तो बात ठीक थी, क्योंकि ये तो सबके साथ होता था और हम तो ये समझते थे कि जो सबके साथ होता है वो ठीक होता है, और अगर सबके साथ होता है तो हमारे साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। पर ऐसी नाइंसाफी होने लगी जो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर थी। मेरे पति ने मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया था। उसने मुझे अपने घर वालों के आगे फेंक दिया कि वो मेरे साथ जो मर्जी करे, अपनी औरतों के वो मुझसे सारे काम करवाए। मैं बीमार हूँ, चाहे किसी तकलीफ में भी हूँ, मुझे उनकी हर बात माननी है। घर के कामों से लेकर उनके निजी काम भी मैंने ही करने हैं। और फिर मुझे घर के मर्दों के आगे भी फेंक दिया गया। उसने ये बात की तो मैं उसकी इस बात का तो मतलब समझ रही थी, और मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या मतलब, आपके साथ ये सब भी होता रहा? उसने कहा कि हाँ, मेरे साथ ये सब होता रहा, और जब मैं थक गई और मैंने विरोध करना शुरू कर दिया तो मुझे कहा गया कि मेरा तो कोई हक नहीं है, ना तो मेरा कोई अपना मेरा साथ देगा, न इस देश का समाज, न कानून, और ना ही इस देश का धर्म। मैं जब तक वापस आई मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मैं अकेली रहने लगी तो लोगों ने मेरे खिलाफ बदनामी लगानी शुरू कर दी। एक आदमी मेरे घर में मेरी इज्जत पर हमला करने के लिए आया था। मैं उससे बच गई, लेकिन ऐसा लगा कि सारे गांव ने मेरी इज्जत पर हमला कर दिया, क्योंकि सबका कहना था कि वो मेरी इज्जत खराब करने नहीं आया था, बल्कि मैंने उसे खुद बुलाया था। मैं बदनाम होती गई और बात बहुत आगे निकल गई। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी और जा भी सकती थी। मैंने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है वो बाकियों के साथ नहीं होना चाहिए, किसी और सुगना की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। इस कागज में जो लिखा है तुमने पढ़ लिया होगा। मैंने कहा कि हाँ, मैंने पढ़ लिया है। आपके साथ सबने बच्चे भी देखे हैं। वो अनजान बच्चे थे, आपने कहाँ से लिए थे? उस औरत ने कहा कि ये बात अगर गांव वालों में फैल गई ना, तो यहाँ की बहुत सी औरतें मेरे से भी ज्यादा बदनाम हो जाएगी। वो बच्चे 2 अलग अलग औरतों के थे, जिन्होंने बगैर शादी के उनको पैदा किया था और मेरे हवाले कर दिया था कि मैं उनको ठिकाने लगा दूं। वो कहती थी तुम तो पहले ही बदनाम हो, हमें बदनाम होने से बचा लो। मैंने कहा कि फिर आपने उन बच्चों का क्या किया? उसने कहा मैं उनको शहर ले गई थी और ऐसे लोगों को दे दिया जिनके यहाँ औलाद नहीं होती है। मैंने बच्चों की कीमत नहीं ली थी, लेकिन उन लोगों ने मेरा महीना का खर्च लगाया हुआ है जो मुझे मिल जाता है और मेरा गुजर बसर हो जाता है। और मैं इस गांव की लड़कियों को पढ़ाना चाहती हूँ, पहले भी यही करना चाहती थी, लेकिन इतनी बदनाम हो गई कि मेरे पास कोई अपनी बेटियां पढ़ाई के लिए तो नहीं भेजेगा। इसलिए जिस लड़की की शादी होने वाली होती है उसको इस गांव के सारे तौर तरीके और इस गांव के कानूनों को ऐसे कागज पर लिखकर पहुंचा देती हूँ कि शायद उनका दिमाग थोड़ा खुल जाए, तो उसे इन बातों के बारे में पता चल जाए। क्या पता उनमें से कोई एक बात उसके काम आ जाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। औरत को यह समझाना कि तुम्हारी ही ड्यूटी है कि तुम अपने पति के खानदान के सब लोगों का ख्याल रखो, वो तुमसे अपनी जायज और नाजायज ख्वाहिशें पूरी करवाते रहें, खुद के होते हुए भी किसी गैर मर्द के बिस्तर में भेजते रहें, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हमारे समाज में तो सिर्फ पसंद की शादी का कॉन्सेप्ट है। औरत को उसके हक ना समझाना उसके ऊपर जुल्म है। इसलिए सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे बारे में लोग बहुत बुरा सोचने लगे। अगर यही सब मैं कहीं और जाकर करूं तो शायद मेरी इस बात को समझा जाए, लेकिन मरहम तो वहां लगाया जाता है जहां पर जख्म होता है। अगर मरहम नहीं लगाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी जगह पर मरहम लगा दे जहां पर जख्मी नहीं है। ये गांव अंधविश्वास में डूबा हुआ है मेरी बच्ची, इसलिए मैं इस गांव के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं तो वाकई इसकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी, और उस खत को पढ़ने के बाद मुझे तो ऐसी कोई भी बात नहीं मिली थी जिसके बारे में पहले से जानती हूँ। इसका मतलब कि मेरे साथ भी वही सब होने वाला था। अगर मैं वो खत नहीं पढ़ती तो शायद मैं भी इसी तरह किसी झूठी रस्म और किसी झूठे उसूल की भेंट चढ़ जाती। मैंने उसका शुक्रिया किया और उनसे कहा कि मैं कोशिश करूंगी, जहां तक मुझसे हो सके मैं भी इन सारी बातों को फैलाने में आपका साथ दूंगी।
लेकिन आप सब कुछ साबित कर सकती थी, फिर आपने क्यों नहीं किया? उसका कहना था कि मैं साबित नहीं कर सकती। शायद कुछ लोग मेरी बात मान भी जाते, लेकिन अकेली औरत को सब लोग गलत ही समझते हैं। मेरी शादी हो गई और मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन जिससे मेरी शादी हुई वो मेरे से बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था और शहर में काम करता था। शायद यही वजह थी कि उसके अंदर एहसास और शुऊर था। मैंने उसको ये सब कुछ बताया तो उसने कहा कि बिल्कुल, इन सारी बातों में से कोई भी बात गलत नहीं है। हमें तो ये सब कुछ पढ़ाया गया है और हमें पता भी है इस बारे में। फिक्र नहीं करो, तुम्हारे साथ कभी कोई नाइंसाफी नहीं होगी। मेरी शादी हो गई है, मैं अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगी। उसे किसी के साथ नाइंसाफी करने की कोई आदत नहीं थी। उसने मुझे मेरे सारे हक दिए, मुझे बहुत अच्छे माहौल में रखा। उसके माँ बाप भी अच्छे थे, उन्होंने हमारा पोर्शन भी अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जिंदगी में सब कुछ ठीक था। मैं काफी समय बाद अपने गांव आई और उस औरत को तलाश करना चाहती थी, पता लगाना चाहती थी कि वो कैसी है, लेकिन मुझे पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं है। वो अपने घर में ही किसी बीमारी की वजह से ये दुनिया छोड़ गई और ये गांव वाले इतने संग दिल है कि ये उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर एक आदमी ने हिम्मत की, यानी वो घर और सारे मामलात देखे और उसकी समाधि भी उसी घर में बना दी गई। मैं सोचने लगी कि उसकी नीयत भी अच्छी थी और सोच भी, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। और अब मैंने सोच लिया था कि ये काम अब मैं करूंगी और इन सारी बातों को एक किताब की सूरत में लिखकर उन लड़कियों तक पहुंचाऊंगी। मेरे लिए सब कुछ मुश्किल था, लेकिन उसने भी कहीं न कहीं से तो शुरुआत की ही थी। उसी तरह इस सिलसिले को जारी रखना भी जरूरी था और मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा करूंगी और अब मैं शायद ऐसा ही कर रही हूँ। और मेरा पति मेरी मदद भी करता है क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पीछे एक मर्द खड़ा है, इसलिए लोग मेरे बारे में बुरी बात नहीं करते हैं। जिसने पढ़ना होता है वो पढ़ लेता है और जिसने नहीं पढ़ना होता वो इस किताब की तरफ देखता भी नहीं है। रास्ता मुश्किल है, लेकिन चलना बंद नहीं करूंगी। किसी दिन तो उन लोगों को अक्ल आएगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।